गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर एरे ऑफ एलिमेंट्स विच इज एसोसिएटेड विद द सम डेफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटर्मिनेंट जो है वो बेसिकली क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, अगर बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं और ये किसी न किसी नंबर से एसोसिएटेड होता है और इट इज़ डोनेटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट ए और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैट्रिक्स का नाम आप लिख देते हो। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वह फ़र्क क्या होगा, ये ब्रैकेट में इनक्लोज है और ये आपके दो वर्टिकल लाइंस के बिटवीन है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत मिस्टेक करते हैं, ये हर साल की प्रॉब्लम है बच्चों को कि भाई मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट लिख दिया या फिर डिटर्मिनेंट को आप ब्रैकेट्स के बिटवीन डाल दिया। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ एक अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्क्वायर अरेंजमेंट है और उसकी जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको कंपेयर कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी कॉम्परेबल है क्योंकि किसी न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो कॉम्परेबल नहीं है, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। ये डिटर्मिनेंट की बेसिक्स है, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले कर रखी है 11th में, बस थोड़ी सी रिपीटिशन हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले है आपको 2x2 डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करनी है, वो आपको पता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए माइनस सब ऑर्डिनेट डायगोनल्स के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ ए बी सी डी लिया हुआ है तो ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है थोड़े से, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए। एक 2x2 डिटर्मिनेंट हमने लिया है, इसको हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगो की आइडेंटिटी लग गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये हमने आई जो है वो आयोटा लिया हुआ है, ये डब्ल्यू जो है वो ओमेगा है, तो कॉम्प्लेक्स वाली आयोटा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकाली और ये आयोटा स्क्वायर -1 ओमेगा क्यूब 1 -1 -1 -2 इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे छोटी छोटी इक्वेशंस भी आ सकती हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है। x2 फर्स्ट रो है, 3 and 2x सेकेंड रो है और इसकी वैल्यू अगर 0 गिवन है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने एक्सपेंशन की, 2x² - 6 = 0, x² = 3, तो x की वैल्यू ±√3 आ गई। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ से एक बेसिक चीज़ शुरू होगी और वो है माइनर्स। ये समझना है कि माइनर्स है क्या। तो द डिटर्मिनेंट ऑब्टेनिंग बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Mij। जो ith रो है, जिस रो की बात करेंगे जिसका आपको निकालना है या जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में सिचुएटेड होगा उसको आप डिलीट कर दो। उसके बाद आपको जो भी एक डिटर्मिनेंट मिलता है उसको आप उसका माइनर बोलोगे एंड दैट इज़ Mij। जैसे आपके पास एक ये मैट्रिक्स के लिए भी है माइनर और डिटर्मिनेंट के लिए है। तो एक बारी अब जो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा, डिटर्मिनेंट करेंगे फिर आगे फर्दर मैट्रिक्स में एडजॉइंट इन्वर्स वगैरह करेंगे, तो दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हुई नज़र आएंगी थोड़े दिन। तो ये है आपके पास फाइंड द माइनर्स ऑफ दिस। तो जितने एलिमेंट हैं उतने ही माइनर होंगे। जैसे हमारा 2x2 है तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं तो 4 माइनर होंगे। हर एलिमेंट का अपना माइनर होगा। जिससे आपको देखो A11 जो है 2 है यहाँ पे, उसका माइनर, तो आपने वो फर्स्ट रो डिलीट कर दिया और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो 2 3 डिलीट हो गया, इधर से 2 1 डिलीट हो गया, तो एक एलिमेंट बचा दैट इज़ 7। ये 1x1 है एक तरीके से डिटर्मिनेंट, जिसकी एक्सपेंशन 7 हो गई। M12 की बात करें तो आपने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो 2 3 उधर से डिलीट कर दो और 3 जो है वो जिस कॉलम में है सेकंड कॉलम वो डिलीट कर दो, तो 1 आपको सिर्फ दिख रहा है तो 1 आ गया। M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट किया तो सिर्फ 3 दिख रहा है। और M22 की बात करें तो वो
सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो तो एक एलिमेंट आपको 2 दिख रहा है, ये इसका माइनर हो गया। तो इसका मतलब जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर होंगे। ये 2x2 पे हमने ट्राई किया, फिर 3x3 के लिए देखते हैं। वहाँ पे 1x1 डिटर्मिनेंट मिला था, यहाँ पे 2x2 मिलेगा क्योंकि 3x3 डिटर्मिनेंट है। जैसे M11 निकालना है, फर्स्ट रो आपने डिलीट कर दिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट कर दिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 1 3 4 है। तो एक डिटर्मिनेंट आपको मिला, दैट इज़ 2 1 5 6। एक्सपेंशन आपको पता है, अभी अभी आपने सीखा भी है। 12 - 5 दैट इज़ 7। M12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए। देखिए 3 1 4 6 एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। आप हाथ रख के भी ऐसे कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट रो हमने डिलीट कर दिया, उंगली रख दीजिए फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे, और जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनका एक डिटर्मिनेंट आप बना दो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो लेफ़्ट में दिख रहा है वो लेफ़्ट में ही दिखेगा और जो राइट में दिख रहा है वो राइट में ही दिखेगा। चलिए अब इधर आ जाते हैं। M13 ऐसे ही निकाला हमने, A21 ये सारा प्रोसेस है, आप खुद भी करके देखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक और पार्ट ले लिया कि रैंडमली हमने कोई निकालने के लिए आपको बोला, एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, उसने बोला -13 एंड -33 निकालिए, तो 1 3 3 3 दोनों डिटर्मिनेंट आपने लिखा, कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो इसकी प्रैक्टिस तो आप कर लोगे। अब एक टर्मोलॉजी आती है, दैट इज़ कॉल्ड द कोफैक्टर। यहाँ से कुछ गेम टर्न होता है। किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर को जो है वो C से डिनोट करते हैं, या मैट्रिक्स A है तो उसको कैपिटल AIJ लिखेंगे, क्योंकि आपको पहले पता है कि स्मॉल AIJ से आप उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं और कैपिटल AIJ उसका कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर का मतलब है माइनर विद द साइन। माइनर जो होता है उसके साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I+J। तो ये एक फंक्शन है जिसका आउटपुट +1 और -1 हो सकता है। वो सम पे डिपेंड करेगा कि I और J का सम क्या है। अगर वो इवन है तो प्लस आएगा और ऑड है तो माइनस आएगा। तो कोफैक्टर और माइनर में साइन का डिफरेंस है। बहुत बारी कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे, लेकिन जब I+J का सम जो है हमारा ऑड होगा तो उस केस में कोफैक्टर जो होगा वो माइनर का नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ निकालने की कोशिश की, माइनर निकालना आता ही हमें। जैसे C11 निकालना है तो I+J, I 1 है J 1 है, तो 1 + 1 2 होगा, तो कोफैक्टर और माइनर सेम ही आएगा। तो ये आपने पूरा लिखा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 प्लस माइनर, तो ये तो प्लस हो गया, तो जो माइनर का रिजल्ट है 2 वही आया। C12 की बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनर निकालना आपको आता है तो माइनर आपने निकाल लिया, ये आपके पास आ गया। अब एक्सपेंशन ऑफ ये सीखना है 3x3 डिटर्मिनेंट। वेक्टर के लिए आपने किया ही हुआ है, थोड़ा मैथमेटिकली इसको आप देख रहे हो, कुछ चीज़ें भी यहाँ पे सीख लेंगे। और एक डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड हम एक डिटर्मिनेंट को कितने वे से कर सकते हैं। अगर 3x3 डिटर्मिनेंट है तो हम उसको 6 वे से एक्सपेंड कर सकते हैं। और हर बारी जो है, ये एक चमत्कार जैसा है कि हर बारी जो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो सेम आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो किसके किसके अलॉन्ग कर सकते हो आप, रो 1 के अलॉन्ग, रो 2 के अलॉन्ग, रो 3 के अलॉन्ग, कॉलम 1 के अलॉन्ग, कॉलम 2 के अलॉन्ग, कॉलम 3 के अलॉन्ग। आप जिसके भी अलॉन्ग करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ R1 के अलॉन्ग किया था। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये पहले सेकंड वाली लाइन देखेंगे आप, A11 इंटू कैपिटल A11, उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और उसका सम निकाल लो। अब फर्स्ट वाली लाइन पे आ जाइए। जैसे A11 है उसका कोफैक्टर लिखा हमने, A12 का कोफैक्टर नेगेटिव होगा इसलिए बीच का साइन माइनस आ गया। A13 का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा इसलिए वो माइनर के इक्वल है, तो वही आया। तो ये एक्सपेंशन करने का तरीका है। और टोटल 6 वे से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं ये 2 तरीके से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक R1 के लॉन्ग, एक C1 के लॉन्ग। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई इट्स कोफैक्टर R1 के लॉन्ग, 3 मल्टीप्लाई बाई इट्स कोफैक्टर, तो ये पोजीशन 1 2 है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। ये 4 जो है वो 1 3 पोजीशन पे है इसलिए 4 इंटू उसका कोफैक्टर जो है माइनर के इक्वल होगा। एक्सपेंशन की ये कैलकुलेशन किया और एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास ये जो रिज़ल्ट आया वो 16 है। सिमिलरली हमने C1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, वो भी आपके पास 16 ही आ रहा है। तो 6 वे से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप किसके लॉन्ग उसको एक्सपेंड करना चाहते हो। कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी, यहाँ से कुछ मामले जो हैं वो कंपटीशन के लिए आपके पास आएंगे। कुछ ट्रिकी चीज़ें भी हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। The determinant can be expanded along any row or any column and its value remain same। वही बात है कि भाई
आप 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप बोलो कि फिर एक ही तरीका क्यों नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे काम चोरी का एक तरीका है। सपोज़ करो कि ये एक डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो, या यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो। अब देखो 2, 3, 4 में 3 और 4 की जगह अगर 0, 0 होता तो आप काम चोरी करने के लिए R1 के लॉन्ग करते, सिर्फ 2 को उसके माइनर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी दोनों जो है वो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि 0 इंटू उसका कोफैक्टर 0 ही होगा, 4 इंटू उसका कोफैक्टर 0 ही होगा। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको देखना होता है कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा 0 है, उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो आप फ्री हो। The expansion contains 3 factorial, that means 6 term, which is the number of permutation of 1, 2, 3 in the line। क्या मतलब है इसका? जैसे एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, उसके एलिमेंट्स हमने A1, B1, C1 लिया, A2, B2, C2, A3, B3, C3, नॉर्मल एक्सपेंशन हमने कर दी। एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास 6 टर्म आएंगे। ये 6 टर्म्स क्या है ज़रा देखिए। ABC के नीचे क्या लिखा? 1, 2, 3, 3, 2, 1 एंड 2, 3, 1। ABC को अगर लिख दे और नीचे के 1, 2, 3 को देखे तो उन्हीं को आपने अरेंज किया है। 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो ये 6 टर्म होंगी, जिसमें से 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से कभी कभी डिग्री निकालने की बात होती है तो आप किसी रो के 3 एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा, पावर्स का सम क्या होगा। आगे ज़रूरत पड़ेगी, समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन ये याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स 3x3 है और सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं तो एक्सपेंशन करने पे 6 टर्म आएंगी। एंड ईच टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। और हर टर्म जो है वो क्योंकि डिफरेंट है, बाद में न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट ABC की टर्म है तो आपको दिख रहा है कि हर टर्म में जो है वो 3 एलिमेंट है। ये काम आएगा आपके। ये देखिए एक और चीज़ है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट फॉर अ डिटर्मिनेंट A11 इंटू A21, A12 इंटू A22, A13 इंटू 23 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। कहने की क्या मीनिंग है? आप इसको थ्योरेटिकली मत देखो, आप देखो कि A11 को उसके नीचे लिखे किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करोगे तो इसका सम 0 आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है A11 इंटू A21, A12, A22, A13 इंटू A23। अगर 1 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होता है उसको तो एक्सपेंशन आपने सीखा है। लेकिन अगर 2, 1 की जगह यहाँ पे सोचो नीचे वाले रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई करते, A11 से 3, 1 मल्टीप्लाई होता, A12 से A32 मल्टीप्लाई होता और A13 से A33 भी मल्टीप्लाई होता, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती? दैट इज़ 0 आती। आप इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू वाला डिटर्मिनेंट लेके वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये कर दिया है। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये जनरल प्रूफ आपके लिए कर दिया। ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपके काम आएगी, ये आपके काम आएगी, इसको याद रखने का है। अब आज यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। उसी को घुमा दिया। अभी 3x3 डिटर्मिनेंट था, उसने पूछा n×n होगा तो कितने डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो 3x3 में आपने देखा कितने आए थे? 3 फैक्टोरियल टर्म, 6 टर्म से। तो अगर n×n होगा, उसकी एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें क्या होगा? n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट n प्लेसेस पे होगी। जैसे हमने A1, B1, C1 वाले में देखा था 6 है तो ये n फैक्टोरियल, तो थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला दिया तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्रूव दैट इफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आर 1 और -1 देन द डिटर्मिनेंट विल बी एन इवन नंबर। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो इवन होगी अगर नंबर आपके पास 1 n -1 ही है। इसका मतलब A11, A22, A33 इधर दे आर 1 और -1। 1 -1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर टर्म जो होगी वो ऑड होगी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 हैं। ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई A11 1 हो गया, A22 भी 1 हो गया, A33 -1 हो गया। तीनों मल्टीप्लाई भी हो जाए तो भी ऑड आएगा, तीनों 1 हो गए तो भी ऑड आएगा, तीनों -1 हो गए तो भी ऑड आएगा, इनका कॉम्बिनेशन भी कोई हो गया तो भी ऑड आएगा। तो 6 ऑड नंबर्स को आप जब भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आ गया। तो थोड़ा सा परमुटेशन वाला फंडा यहाँ पे भी हमने यूज़ कर लिया।
ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ईच ऑफ विच वन एलिमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम इज यूनिटी एंड अदर बीइंग ज़ीरो। तो हर रो में एक एलिमेंट जो होगा 1 होगा और बाकी के एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। तो हमने वही देखा कि भाई ऐसे अगर एक्सपेंड करें तो भाई एक केस होगा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया उसी से इसको समझने की 6 टर्म होंगी। तो एक एग्जांपल लिया, ऐसी बहुत सारी अरेंजमेंट हो सकती हैं। टोटल कितनी होंगी वो अरेंजमेंट आप करके देखोगे, टोटल ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट होंगी। तो इसका केस अगर लेते हैं तो आप देखिए कि 1 1 1 एक 1 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि A12 आपका 1 है इस एग्जांपल के लिए, A21 1 है और A33 1 है। तो ये 1 होगा, बाकी केस में 0 रहेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और टोटल ऐसे 6 डिटर्मिनेंट होंगे। अब 6 टर्म है आपके पास, तो 3 पॉजिटिव होंगे और 3 नेगेटिव होंगे। तो सम जो है +3 आएगा और -3 आएगा, तो दोनों को ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आज तक का वीडियो है और कल जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे। आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। असाइनमेंट जो होगा वो मिक्स होगा, मैट्रिक्स में एडजॉइंट होगा, इसलिए धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी तो कर ही लो, और डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में ही आएंगे। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कोई IIT JEE में कोई इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं आता, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी से ही करनी है। स्कूल एग्ज़ाम्स या जो भी आपके टेस्ट वेस्ट होंगे उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम है वो ज़रूर भेजें, अगर ग्रुप में नहीं भेज सकते तो पर्सनली मुझे भेजें, मैं सॉल्व करके भेजूँगा, भेजता भी हूँ। थैंक यू वेरी मच।